Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. Hope you are enjoying the videos in our series of microwave electronics. In the earlier video, we introduced the basic properties of resonators. Now, we would in this video study in detail about rectangular cavity resonator. We'll also try to determine the resonate frequency and the resonate wavelength of rectangular cavity resonator for independently TE and TM modes. यहाँ पर we'll begin with rectangular cavity resonator. लास्ट वीडियो में हमने ऐसे बोला था कि जब किसी भी वेवगाइड के अंदर 4 वॉल्स का सिस्टम हुआ करता था, 2 एंड्स उसके ओपन हुआ करते थे. अगर उन दोनों एंड्स को हम शॉर्ट कर दें तो हमारे पास एक रेजोनेटर बन जाता है. यहां पर एक रेक्टेंगुलर रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शन शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ द एंड्स. तो वही बात, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के दोनों ओपन एंड्स को यदि आप मेटेलिक वॉल लगाकर शॉर्ट सर्किट बनाकर देते हैं तो जो सिस्टम जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर रेजोनेटर, कैविटी रेजोनेटर. वहां पर जो वेवगाइड की वॉल्स होती थी वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू b तक. यहां पर we consider a resonator with conducting walls at z is equal to 0 and z is equal to c. तो जो आपका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन था वहां पर आपने एक मेटालिक वॉल z is equal to 0 पर लगाई और दूसरी मेटालिक वॉल z is equal to c पर. तो दो वॉल्स z एक्सिस पे लगाने से क्या होगा, z डायरेक्शन में भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न आपको मिलेगा. जो वेव पैटर्न आपका y और z डायरेक्शन में पहले से चल रहा था वो वैसा का वैसा ही रहेगा. द स्टैंडिंग वेव फील्ड पैटर्न ऑफ द वेवगाइड इन द y एंड z डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इन एडिशन. तो y और z डायरेक्शन वो तो अनचेंज है, पर यहां पर इस y and x direction they remain unchanged, and in addition the standing waves are produced in z direction due to superposition of incident and the reflected wave. जो वेव z is equal to 0 से z is equal to c तक जाएगी वो शॉर्टेड वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आएगी. वो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का सुपरपोजिशन होगा और उस सुपरपोजिशन के कारण आपको z डायरेक्शन में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हुई मिल जाएंगी. द डायमेंशन c ऑफ द कैविटी इज अ मल्टीपल ऑफ हाफ गाइड वेवलेंथ एट गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन. अब देखिए यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आपके लिए बनाया है जो TE101 मोड के लिए. तो आप क्लियरली देखिए यहां पर y डायरेक्शन में आप y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू b तक जाएंगे, x इस डायरेक्शन में x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक जाएंगे और z डायरेक्शन में z इज इक्वल टू 0 से आप z इज इक्वल टू c तक जाएंगे. तो जो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं. p इज इक्वल टू 1 का मतलब एक वेव आपको एक ही लूप में दिखाई देगी. p इज इक्वल टू 2 का मतलब है एक वेव आपको 2 लूप में यहां पर दिखाई दे रही है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, TE101 मोड. द फील्ड कंपोनेंट इनसाइड द कैविटी The field components inside the cavity can be computed from the wave equation which satisfy the boundary condition of a zero tangential electric field at all the conducting walls, and magnetic field normal to the metal must also vanish. देखिए जो भी फील्ड कंपोनेंट्स कैविटी रेजोनेटर के अंदर मिलेंगे वो किससे मिलेंगे,
वही फील्ड कंपोनेंट्स मिलेंगे जो हमारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट वैनिश एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट वैनिश। तो वही हमने यहां पर लिखा है, जीरो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल कंडक्टिंग वॉल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्मल टू द मेटल मस्ट आल्सो वैनिश। तो जो जनरल बाउंड्री कंडीशंस हैं उन्हीं को यहां पर हमें ओबे करवाना है। अब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन फॉर TEMN मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, TEMN है तो EZ मस्ट बी इक्वल टू 0। जो ये फील्ड कंपोनेंट्स हैं ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखे हैं और हम उनको यहां पर यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास फील्ड कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर EZ इज सपोज टू बी 0, EX का वैल्यू आना चाहिए j ओमेगा म्यू अपॉन h स्क्वायर b ky cos kx into x sin ky into y e power minus j beta z. EY is minus j omega mu upon h square b kx sin kx x cos ky into y e power minus j beta z. Kx का वैल्यू is m pi upon a, ky का वैल्यू n pi upon b, and remember h square is omega c का square mu epsilon which is equal to kx square plus ky square. अब परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स कहां पर मिलेंगे? हमने वेवगाइड को रेजोनेटर में बनाने के लिए वॉल्स लगाए थे z इज इक्वल टू 0 पर और z इज इक्वल टू c पर, इसलिए वहीं पर मिलेंगे। द रिजल्टिंग फील्ड कंपोनेंट्स आर राइजिंग फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स जो मिल रहे हैं। तो जो स्टैंडिंग वेव्स आपके z डायरेक्शन में मिल रहे हैं उनके इक्वेशंस हमारे पास आएंगे। Ex वुड बी इक्वल टू j ओमेगा म्यू b ky h स्क्वायर cos kxx sin of ky into y e पावर माइनस j बीटा z इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए देखिए यहां माइनस साइन आपको दिख रहा है। इसको हम साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास Ex का वैल्यू कितना आ जाएगा? ट्वाइस ओमेगा म्यू बी के वाई अपॉन एच स्क्वायर cos kxx sin of kyy and this can be written as sin of beta z। तो यहां पर जो हमने इक्वेशन यूज की है वो है sin बीटा z would be equal to e पावर j बीटा z माइनस ऑफ e पावर माइनस j बीटा z अपॉन 2j। तो इसीलिए हमारे पास उस इक्वेशन में sin बीटा z आ गया था। इसी तरह से आप Ey को कैलकुलेट कर सकते हैं। Ey would now be equal to minus 2 omega mu b kx upon h square sin of kx into x cos of ky into y sin beta z. As there is a conducting wall at z is equal to c, so tangential component Ex and Ey must vanish at z is equal to c. यही हमारा बाउंड्री कंडीशन है। तो इसका मतलब है sin बीटा c must be equal to 0, sin बीटा c must be equal to sin of p pi. So बीटा का वैल्यू आ जाएगा p pi upon c which can be termed as kz. हमारे पास kx था m pi upon a, ky था n pi upon b और हमारे पास kz है p pi upon c। p भी आपके लिए इंटीजर है। तो अब जो फील्ड इक्वेशंस रेजोनेटर के अंदर के आएंगे वो फील्ड इक्वेशंस आपको कैसे दिखाई देंगे? देखिए Ex is equal to E1 cos kx into x sin of ky into y sin of kz into z. Ey would be equal to E2 sin of kxx cos ky into y sin of kz into z. Ez would be equal to E3 sin kx into x sin of ky into y and cos of kz into z. यहाँ पर फिर से चेक कर लीजिए, kx is m pi upon a, ky is n pi upon b and kz is p pi upon c. पुरानी इक्वेशन से कंपेयर करें तो E1 का वैल्यू होना चाहिए 2 ओमेगा म्यू बी के वाई अपॉन एच स्क्वायर, E2 इज माइनस 2 ओमेगा म्यू बी के एक्स अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पर E1, E2, E3 क्या है? E1, E2, E3 हमारे लिए एम्पलीट्यूड के कांस्टेंट्स हैं। इसी तरह से आप करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स को भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको मैक्सवेल की कर्ल इक्वेशंस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। दो ही इक्वेशन हमारे पास कर्ल इक्वेशन होते हैं, डेल क्रॉस ई वुड बी इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एच एंड डेल क्रॉस एच मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। तो इन इक्वेशंस के कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखकर उनको सॉल्व करने से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, दिस इज एच एक्स विच वुड बी के जेड ई टू माइनस ky E3 upon j omega mu sin of kx into x
cos of ky into y, cos of kz into z. hy will be equal to kx e3 minus kz e1 upon j omega mu cos kxx sin of kyy and cos of kzz. इसी तरह से आपको hz कैलकुलेट करना है ky e1 minus kx e2 upon j omega mu cos kx into x, cos of ky into y and sin of kz into z. For TE modes, Ez is supposed to be 0 and for TM modes, Hz is supposed to be 0. तो TE और TM modes के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, TE के लिए Ez is supposed to be 0 and for TM, Hz is supposed to be 0. The modes in the resonator are designated as TEMNP and TMMNP. M की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं. What does it represent? The number of half waves periodicity in x direction. N is equal to 0, 1, 2, 3 तो represents the number of half wave periodicity in y direction. And P is equal to 0, 1, 2, 3 it represents the number of half wave periodicity in z direction. So M for half wave periodicity in x direction, N for half wave periodicity in y direction and P for half wave periodicity in z direction. कितनी हाफ वेव मिलेगी? M का वैल्यू 1 तो एक हाफ वेव मिलेगी, P का वैल्यू 2 तो दो हाफ वेव मिलेगी. अब हमारा काम है हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ TE और TM मोड्स के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो अब डेजिग्नेशन कैसा होता है? पहले तो होता था TEMN, अब तीसरा इंटीजर और आ गया P, क्योंकि तीनों डायरेक्शन के अंदर वेव फॉर्मेशन हो रहा है, x में भी, y में भी, z में भी. x को टेक केयर करते हैं m से, y को टेक केयर करते हैं n से और z को टेक केयर करते हैं p से. The propagation constant is obtained by solving the wave equation. All fields obey similar equations, so we can use any one to evaluate the resonance frequency. Considering Ex, तो सारे फील्ड कंपोनेंट्स के लिए वेव इक्वेशन एक सा बिहेव करती है, तो किसी एक कंपोनेंट Ex को काम में लेकर हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे. वेव इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर Ex वुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Ex. डेल स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल्टा 2 बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा 2 बाई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 बाई डेल्टा जेड स्क्वायर. और Ex कितना है? E1 cos kx into x sin of ky into y sin of kz into z. और RHS would continue to remain minus omega square mu epsilon Ex. कोई चेंज नहीं. अब पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा. जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी कांस्टेंट रहेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y आपके लिए कांस्टेंट रहेंगे. सो E1 x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो kx का स्क्वायर cos kxx, sin kyy और sin kz एक से रहेंगे. इसी तरह से सेकंड डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ky का स्क्वायर cos kx into x, sin of ky into y, sin kz into z सेम रहेगा. इसी तरह से kz का स्क्वायर cos kx सेम रहेगा, ky सेम रहेगा, sin kz into z. और राइट हैंड साइड पे इट वुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन और E1 cos kx into x, sin of ky into y and sin of kz into z. तो मेरे पास मिलेगा kx का स्क्वायर, ky का स्क्वायर और kz का स्क्वायर, दोनों तरफ E1, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. अब रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, एफ वुड बी इक्वल टू एफ आर. सो लेट अस सी. सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ kx का स्क्वायर प्लस ky का स्क्वायर प्लस kz का स्क्वायर. सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, क्योंकि kx लिखेंगे ना तो m पाई अपॉन a, तो पाई स्क्वायर का पाई यहां पर कॉमन आ जाएगा, वो पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे. तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगा वो कितना आएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ m अपॉन a का स्क्वायर प्लस n अपॉन b का स्क्वायर प्लस p अपॉन c का स्क्वायर. The corresponding resonant wavelength lambda r would be equal to 2 upon under root of m upon a का स्क्वायर, n upon b का स्क्वायर and p upon c का स्क्वायर. Now let us talk about modes in
a rectangular cavity resonator. From the mode equations we find that if any two integers out of m, n and p are 0, then all the fields vanish. m, n और p में से कोई से भी दो इंटीजर अगर 0 हो जाएं तो सारे फील्ड कंपोनेंट्स अपने आप 0 हो जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? tm00p, te00p, tm0n0, te0n0, tmm00 and tem00 एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी जिसमें दो इंटीजर के 0 होने पर कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगा. इसलिए 0 फील्ड्स, दो इंटीजर 0 होने पर कोई भी फील्ड का एग्जिस्टेंस रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर में नहीं होगा. The mode with lowest resonant frequency is called the dominant resonant mode. यहां पर C सबसे बड़ा है, C is greater than A, A is greater than B. So the dominant mode is TEM0P. Frequency would be given by 1 upon 2 under root mu epsilon under root of 1 upon A square plus 1 upon C square. That would be equal to under root of A square plus C square upon 2AC under root mu epsilon. TE101 is supposed to be the dominant mode. तो आपके लिए dominant mode m is equal to 1, n is equal to 0 and p is equal to 1. इसी तरह से आप corresponding wavelength कैलकुलेट कर सकते हैं and corresponding wavelength would be given by lambda r is equal to twice AC upon under root of A square plus C square. अगर मान लीजिए आपके पास क्यूबिकल रेजोनेटर होता तो तीनों सेट बराबर होते, ए का वैल्यू बी के बराबर, बी का वैल्यू सी के बराबर, तो लैम्डा आर फॉर क्यूबिक रेजोनेटर कितना होता? √2 टाइम्स ए. The field configuration in x and y directions are same as the dominant TE10 mode of rectangular waveguide. तो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो x और y डायरेक्शन में आएंगे वो की वही आएंगे जो TE10 मोड जो हमारा डोमिनेंट मोड था रेक्टेंगुलर वेवगाइड का उसमें थे. देयर इज एन एडिशनल हाफ वेव पेरियोडिसिटी वेरिएशन इन द फील्ड अलोंग z डायरेक्शन. जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो z डायरेक्शन में आएंगे. इसीलिए हमने बोला है देयर इज एन एडिशनल हाफ वेव वेरिएशन इन द फील्ड्स अलोंग z डायरेक्शन. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड एंड एट द बॉटम and therefore cause equal and opposite charges are induced on these walls forming equivalent capacitance. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड एंड एट द बॉटम. तो टॉप से स्टार्ट होती है इसका मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज है, एंड एट द बॉटम वहां पे नेगेटिव चार्ज है. तो इसका मतलब है कि वहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गए, इसी के कारण वहां पर एक कैपेसिटेंस जनरेट हो गया है. फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इट फॉलोज दैट करंट फ्लो वाया साइड वॉल सो सर्व एज इंडक्टर्स. जो साइड वॉल्स हैं उसमें करंट फ्लो करता है. सो द एनक्लोज्ड वॉल्यूम बिहेव्स लाइक अ टैंक सर्किट. तो कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, इसीलिए ये एक टैंक सर्किट की तरह हमारे लिए बिहेव करता है. नाउ व्हाट डज दिस फिगर शो? This figure shows the various field configurations. This is A direction, that means ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर रहा है. जो हमने यहां पर इमेजिन किया था TE, जो हमने इमेजिन किया था TE101 मोड, उसके फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं. ठीक है. एच लाइंस भी आपको दिखाई देंगे. ये जो वर्टिकल लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड की हैं. इसी तरह से यहां पर देखिए ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सब आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ये रही, और ये आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड के रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर रेक्टेंगुलर वेवगाइड से कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस वेवलेंथ, फील्ड इक्वेशंस हम आसानी से आपको समझा पाए हैं. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा
फिर से रिक्वेस्ट है, आप इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू ऑल।